तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमिटी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि आस्था को डॉक्टर रोमन बताते हैं कि वेटो ने आस्था के हाथ पूरी तरह से खराब कर दिए एंड आस्था अब जिंदगी में दोबारा कभी भी अपने हाथों का यूज नहीं कर पाएगा। एंड तुम लोग तो जानते होगे आस्था के हाथ आस्था के लिए कितने जरूरी है, क्योंकि आस्था के पास एक ही तो मैजिकल पावर थी, वो थी उसकी एंटी मैजिक स्वॉर्ड। लेकिन अब बिना अपने हाथों के आखिर आस्था कैसे अपनी स्वॉर्ड यूज करेगा एंड कैसे बनेगा द विजर्ड किंग। इन सबको लग रहा होता है कि आस्था अकेले बैठ के रो रहा है क्योंकि उसके दोनों हाथ खराब हो गए, लेकिन शायद ये लोग हमारे आस्था भाई को अच्छे से जानते नहीं थे। एंड तभी आस्था खड़ा होता है और जोर से चिल्ला के बोलता है, भाड़ में गए मेरे दोनों हाथ। किस्मत, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकती हो? नहीं, क्या हुआ अगर मेरे दोनों हाथ खराब हो गए? मैं तब भी गिव अप नहीं करने वाला एंड अब मैं और ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा और एक दिन जरूर बनूंगा द विजर्ड किंग। इन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि भाई आस्था कितना ज्यादा कमाल है। एंड ये लोग भी आस्था की मदद करने के लिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने लगते हैं। गॉच और गॉर्डन रॉयल लाइब्रेरी में आस्था के लिए इलाज ढूंढने जाते हैं। लक और मैग्मा तो भाई डायमंड किंगडम ही चले जाते हैं वहाँ के बेस्ट डॉक्टर के पास। एंड चार्मी और ग्रे दुनिया के सबसे खतरनाक फॉरेस्ट में आस्था के लिए कुछ जड़ी बूटी लेने जाते हैं। एंड आस्था को जब ये सब पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि उसने इतने अच्छे दोस्त बना लिए हैं। एंड अब हम लोग थोड़े महीनों पहले का सीन देखते हैं जब आस्था अपने मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम के लिए ट्रेनिंग कर रहा था। एंड तभी इसकी तरफ एक नंगा आदमी भागते हुए आता है। बचाओ मुझे। एंड आस्था इसको बचा लेता है कर रहा था। एंड तभी इसकी तरफ एक नंगा आदमी भागते हुए आता है। बचाओ मुझे। एंड आस्था इसको बचा लेता है। ओह थैंक यू भाई, वो खाना तुम्हारा है क्या? हाँ, लेकिन आप नंगे क्यों अंकल? मैं खा सकता हूँ क्या इसे? आप ऑलरेडी खा रहे हो। वाह क्या टेस्टी खाना है, थैंक यू आस्था। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि आप इस जंगल में नंगे क्यों घूम रहे हो? वो मैं मछलियाँ पकड़ रहा था, लेकिन तभी वो सुअर मेरे पीछे पड़ गया था। फिर आस्था और ये आदमी इसके घर जाते हैं। ये घर आपका है अंकल? नहीं, पता नहीं किसका है, मैं तो बस ऐसे ही रुका हुआ हूँ। वैसे आपका नाम क्या है अंकल? अंकल मत बुलाओ यार, मैं बस 40 साल का हूँ और मेरा नाम फांजल है। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों रुके हुए हो? वो असल में मैं यहाँ पे रुक के किसी का इंतजार कर रहा हूँ। ओह अच्छा, वैसे आस्था तुम चाहो तो आज मेरे साथ इसी घर में रुक सकते हो, वैसे भी काफी रात हो गई है। लेकिन तभी आस्था सोचता है उसे इस अनजान आदमी के साथ रुकना चाहिए या नहीं। चुपचाप वहाँ से भाग जाओ आस्था, क्या पता है तुम्हें किडनैप कर ले। आप मुझे किडनैप तो नहीं करोगे ना? नहीं, ठीक है फिर तब मैं रुक जाता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं आस्था ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन आस्था को बिल्कुल भी स्वॉर्ड चलाने नहीं आती। ऐसे नहीं आस्था, अपनी स्वॉर्ड को ठीक अपने मुंह के सामने पकड़ो और अपने राइट पैर को अपने लेफ्ट पैर से 2 कदम आगे रखो, फिर अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करो। और जब आस्था जैसे फांजल ने बताया होता है वैसे करता है तो आस्था पहली बार अपनी स्वॉर्ड को सही से चला पाता है। गजब, आप तो कमाल हो अंकल, आपको स्वॉर्ड चलाना आता है क्या? एंड फिर फांजल आस्था को अपना स्वॉर्ड मैजिक दिखाता है। असल में मैं एक टीचर था आस्था, मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी है। ओह गजब, आप मेरे भी टीचर बन सकते हो क्या? प्लीज मुझे स्वॉर्ड चलाना सिखा दीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम स्वॉर्ड चलाना सीखना क्यों चाहते हो? क्योंकि मैं एक दिन विजर्ड किंग बनना चाहता हूँ, जिसके लिए पहले मुझे एक मैजिक नाइट बनना होगा। जिसको सुन के फांजल खुश हो जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। क्या अंकल? कि तुम हमेशा अपनी स्वॉर्ड को अपने से कमजोर लोगों की मदद करने के लिए उठाओगे, कभी भी उनके खिलाफ नहीं। इस चीज का मुझे वादा करने का जरूरत नहीं, लेकिन ठीक है फिर भी मैं वादा करता हूँ। ठीक है फिर। एंड फिर फांजल ही आस्था को पूरा स्वॉर्ड चलाना सिखाता है एंड आस्था स्वॉर्ड फाइट में बहुत अच्छा हो जाता है। फिर थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं मैरिल इन लोगों के पास आती है, जिसके लिए फांजल यहाँ पे रुक के इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। मैरिल तुम आ गई। ये कौन है अंकल? ये मेरी एक स्टूडेंट है आस्था, ये मेरी वाइफ को ढूंढने में मेरी मदद कर रही है। एंड फिर फांजल आस्था को अपने बारे में बताता है। फांजल असल में डायमंड किंगडम का बेस्ट टीचर था, जो डायमंड किंगडम से अपनी वाइफ के साथ भाग गया होता है और यहाँ क्लोवर किंगडम आ गया होता है। इसके पीछे 100 से भी ज्यादा डायमंड किंगडम के असैसिन्स पड़े हैं जो इसको पकड़ना चाहते हैं। एंड एक दिन उन असैसिन से बचने के चक्कर में ये और इसकी वाइफ अलग हो गए होते हैं। एंड तब से इसकी स्टूडेंट मैरिल इसकी वाइफ को ढूंढ रही है। मेरे पीछे 100 से भी ज्यादा डायमंड किंगडम के असैसिन्स पड़े हैं आस्था, इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी छुप के रहना पड़ रहा है। लेकिन तभी मैरिल फांजल से बोलती है, सर मुझे नहीं लगता कि मिस डोमिना जिंदा बची है। क्या बोल रही हो तुम मैरिल? ये रही आपकी वाइफ की मैजिक वॉन्ड, मुझे ये जंगलों में मिली थी और इसके साथ ढेर सारा खून भी। जिसको सुन के फांजल बहुत दुखी हो जाता है एंड अकेले अपने कमरे में जाके रोने लगता है। लेकिन तभी इसकी स्टूडेंट मैरिल इसके पास आ जाती है। मैं बस एक और बार अपनी वाइफ डोमिना को देखना चाहता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ सर। एंड तभी मैरिल फांजल के अंदर अपना डैगर घुसेड़ देती है। ये तुम क्या कर रही हो मैरिल? एंड तभी डायमंड किंगडम के असैसिन्स इसे आके घेर लेते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया मैरिल? तो अभी डायमंड किंगडम के असैसिन्स इसे आके घेर लेते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया मैरिल? आपको ये समझ जाना चाहिए सर, हम लोग कुछ भी करके डायमंड किंगडम के असैसिन से नहीं बच सकते, इसीलिए मुझे आपको धोखा देना पड़ा ताकि मैं अभी आपकी वाइफ की तरह मारी ना जाऊं। और चिंता मत करिए, आपको असैसिन्स नहीं मारेंगे क्योंकि आपको वापस जाके एक लड़के मार्स को ट्रेनिंग देनी है। एंड मार्स तो तुम लोगों को याद ही होगा भाई। एंड फांजल समझ जाता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन तभी वहाँ पर आस्था अपनी स्वॉर्ड लेके आ जाता है। आप ठीक तो ना अंकल? नहीं आस्था, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं, अब
मैं खुद जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे कोई रीजन नहीं दिख रहा है जिंदा रहने का। मुझे ये तक नहीं पता कि अब मेरी वाइफ डोमिना जिंदा है भी कि नहीं। मैं थक चुका हूँ भाग भाग के। क्या बोल रहे हो अंकल? जिंदा रहने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती और आपके पास तो रीजन है। अभी आपको पक्के से थोड़ी पता है कि आपकी वाइफ मर चुकी है। क्या पता वो जिंदा हो और आपका इंतजार कर रही हो। किसी को भी नहीं पता होता कि उनके ड्रीम सच होंगे कि नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हमारे ड्रीम्स पे गिव अप कर दें। जिसको सुनते ही फांजल की आंखें खुल जाती है एंड फांजल भी तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। थैंक यू आस्था। एंड फांजल एक ही बार में 10 से 11 असैसिन्स को निपटा देता है एंड ये बाकी के असैसिन्स इन्हें घेर लेते हैं। रुक जाओ तुम सब, अभी हम सबको यहाँ से रिट्रीट करना चाहिए। हाँ, तुम भाग क्यों रही हो? मैं जानती हूँ इतने लोग काफी नहीं है हमारे सर को पकड़ने के लिए, लेकिन आप चिंता मत करिए, एक दिन मैं आपको जरूर पकड़ूंगी। एंड फिर ये सब वहाँ से चले जाते हैं एंड इसके बाद हम देखते हैं फांजल भी वहाँ से जाने लगता है। आपको सच में मेरी मदद की जरूरत नहीं है अंकल? नहीं आस्था, तुमने ऑलरेडी मेरी बहुत मदद कर दी है। मैं समझ चुका हूँ, मैं तब तक गिव अप नहीं करने वाला जब तक मैं अपनी वाइफ को ढूंढ न लूं। एक बार फिर से थैंक यू आस्था। एंड फिर फांजल वहाँ से जाने लगता है। आस्था, मुझे यकीन है कि तुम अपने मैजिक नाइट एंट्रेंस एग्जाम में पास होगे। बाय बाय। बाय अंकल। एंड फिर फांजल वहाँ से चला जाता है। फिर हम थोड़े महीनों बाद का सीन देखते हैं जब आस्था ब्लैक बुल्स ज्वाइन कर लिया होता है। नोएल ऐसी बाहर गार्डन में घूम रही होती है, लेकिन तभी फांजल इसके पास भी दंगा आ जाता है। सुनो बच्ची। हाँ, नोएल इसको देख के तुरंत ही वापस अपने बेस पे भागती है एंड यामी सर के पीछे जाके छुप जाती है। एंड फांजल भी इसके पीछे पीछे ब्लैक बुल स्क्वाड के बेस में घुस जाता है, जहाँ पे ब्लैक बुल्स वाले बढ़िया से इसका स्वागत करते हैं। अरे मेरी बात तो सुनो, अब तुम्हारी बात सीधे पुलिस सुनेगी। फिनरल, पुलिस को फोन करो। ओके यामी सर। अरे मेरी बात तो सुनो कोई। हाँ अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हो? एंड तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है। अरे वाह आस्था, तुम एक मैजिक नाइट बनी गए। एंड फिर ये लोग फांजल को छोड़ देते हैं एंड तब ये सबको बताता है कि इसके सारे कपड़े चोरी हो गए थे। ओए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ? नहीं तो। वैसे नोएल, मुझे तुमसे ये पूछना था कि ये वॉन्ट तुम्हें कहाँ से मिली? मैं पक्के से बता सकता हूँ कि ये मेरी वाइफ डोमिना ने ही बनाई है। डोमिना? लेकिन मुझे तो ये ब्लैक मार्केट पे कोड नाम की औरत ने दिया है। हाँ, मेरी वाइफ का नाम डोमिना कोडी है। एंड फांजल खुशी के मारे रोने लगता है क्योंकि फाइनली उसको उसकी वाइफ मिल गई होती है। कांग्रेट्स अंकल। फिनरल, इसको तुरंत ब्लैक मार्केट लेके जाओ। लेकिन तभी अचानक से इन लोगों के बेस पे कोई अटैक कर देता है। अरे नहीं, लगता है डायमंड किंगडम के असैसिन्स ने मुझे ढूंढ लिया। अब इन सालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड इधर हम मैरिल और इनकी पूरी डायमंड किंगडम की असैसिन आर्मी को देखते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि इन लोगों ने कहां पर अटैक कर दिया है। सर, आप जल्दी से मुझे ब्लैक मार्केट भेजिए। मुझे पता है कि डोमिना कहाँ है, मैं उन्हें लेके आती हूँ। एंड ये आदमी अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है एंड मैरिल भी ब्लैक मार्केट चली जाती है। एंड इधर हम देखते हैं ब्लैक बुल्स के बेस के आसपास नोएल एक वाटर बैरियर बना देती है। इन्हें लगता है कि एक मामूली से वाटर बैरियर से खुद को हम 100 से भी ज्यादा असैसिन से बचा सकते हैं। सारे लोग अटैक करो। ये सारे डायमंड किंगडम के असैसिन्स इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी बाहर निकल आते हैं लक और मैग्मा। इतने सारे सोल्जर्स, अब मजा आएगी। किसने मेरे बेस पे अटैक किया बे? डार्क मैजिक, डार्क स्लैश। एंड ब्लैक बुल्स वाले लोगों को कुत्ता बना के मारने लगते हैं। अरे बाप रे, ये तो पागलों की स्क्वाड ब्लैक बुल्स है। एक मिनट, अब मैं समझा। इन लोगों ने वाटर बैरियर हमसे बचने के लिए नहीं, इनके बेस को खुद से बचाने के लिए बनाया है। सही कहा। एंड तभी इनके कमांडर को ग्रे पकड़ लेता है। एंड इधर हम देखते हैं फांजल और इसकी वाइफ फाइनली इतने महीनों बाद मिलते हैं, जिसकी वाइफ बढ़िया से बैंड बजा रही होती है फांजल की। इतना टाइम लग गया तुम्हें मुझे ढूंढने में, आलसी आदमी। ओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई फांजल। एंड तभी वहाँ पर मैरिल भी आ जाती है। अंकल, ये धोखेबाज लड़की यहीं पे। नहीं आस्था, मैरिल धोखेबाज नहीं है। मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ, मैं बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। आज जब मैंने देखा कि टीचर ब्लैक बुल्स के बेस पे हैं, तभी मैंने अपने सारे के सारे असैसिन्स के साथ तुम्हारे बेस पे अटैक करवा दिया, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे कैप्टन यामी अकेले ही पूरी असैसिन आर्मी को हरा सकते हैं। और अब तक तो सारे के सारे हार भी गए होंगे, जिसका मतलब है कि अब आप दोनों सेफ है। एंड मैरिल को बिल्कुल सही लगा होता है, इन सब ने मिलकर सारे डायमंड किंगडम के असैसिन्स को पकड़ लिया होता है। एंड अभी जाके कैप्टन यामी को याद आता है कि फांजल कौन था। अरे हाँ, याद आया, वो आदमी फांजल क्रूगर था, एक टाइम का डायमंड किंगडम का स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल। इसका मतलब है कि हमने डायमंड किंगडम के जनरल की मदद की है यामी सर। ओए गॉड, किसी को भी ये बताना मत, ठीक है? ठीक है, लेकिन बदले में मुझे मैरी के साथ 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। ठीक है, जाओ। एंड इधर हम देखते हैं ये तीनों खुशी खुशी वहाँ से जाने लगते हैं। थैंक यू आस्था, मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं सर, आपने भी मुझे स्वॉर्ड चलानी सिखाई थी और आपकी वजह से मैं एक मैजिक नाइट बन पाया हूँ। अपना ध्यान रखना आस्था, और हाँ, विज़र्ड किंग जरूर बनना, पक्का। एंड फिर ये तीनों वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। एंड अब हम आज के टाइम पे आते हैं। हम नोएल और फिनरल को देखते हैं, जो इन दोनों के पास आए होते हैं आस्था के हाथ का इलाज ढूंढने। यकीन नहीं होता, आस्था के साथ ये क्या हो गया। हमें कुछ तो करना ही होगा। मुझे पता है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी औरत है जो दुनिया के सारे कर्ज को ठीक कर सकती है। कौन? क्वीन ऑफ विचेस। विचेस मतलब तो चुड़ैल होता है। हाँ, अब आस्था के हाथ को सिर्फ क्वीन ऑफ विचेस ही ठीक कर सकती है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग तो उन्हें विज़र्ड किंग के बराबर मानते हैं। एक मिनट, विच तो वेनेसा सेनपाई भी हैं।
हाँ, अब याद आया, वेनेसा सेनपाई भी सुबह से गायब हैं। कहीं वो भी विचेस फॉरेस्ट में क्वीन ऑफ विचेस के पास तो नहीं गई हैं? पूरे विचेस फॉरेस्ट में मैं और वेनेसा ही दो ऐसी विचेस थी जो वहाँ से भाग पाई थी। वहाँ पे विचेस के अलावा किसी और का जाना बिल्कुल मना, और एक आदमी का जाना तो पाप है वहाँ। अगर उन्होंने किसी भी और को देख लिया तो उनका मरना पक्का है। लेकिन फिर भी हमें उनके पास जाना होगा आस्था के लिए। ठीक है, फिर मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी, और मैं भी। लेकिन शायद भगवान ने हमें मौका दिया है हमारे आस्था के ऊपर के एहसान को चुकाने का। ठीक है, एंड फिर ये चारों ब्लैक बुल्स के बेस पे जाते हैं एंड आस्था को पकड़ लेते हैं। ओ, मुझे किडनैप करी काले। ठीक है, एंड फिर ये चारों ब्लैक बुल्स के बेस पे जाते हैं एंड आस्था को पकड़ लेते हैं। ओ, मुझे किडनैप करी कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? फांजल अंकल, आप यहाँ क्या करो? इसको चुप कराओ कोई। टीचर, इसकी जीप काट तू क्या? मैं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है मैरिल। एंड फांजल अपने मैजिक से आस्था का मुंह बंद कर देता है एंड ये सब के सब एक साथ विचेस फॉरेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। एंड इधर हम वेनेसा को देखते हैं जो सच में विचेस फॉरेस्ट ही आई होती है। क्वीन, मैं आ गई हूँ, दरवाजा खोलो। एंड तब ये दरवाजा अपने आप खुलता है एंड क्वीन के मैजिक क्रोज वेनेसा को क्वीन के पास लेके आ जाते हैं। तो तुम वापस लौट आई वेनेसा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी बिना मेरे परमिशन के भागने की? एंड फिर हम वेनेसा के पास्ट को देखते हैं कि कैसे क्वीन वेनेसा को जब से वो पैदा हुई थी तब से उसने केज में बंद करके रखा था। प्लीज मुझे बाहर जाने दीजिए क्वीन। नहीं वेनेसा, मुझे भविष्यवाणी से पता चला है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी मैजिकल पावर जन्म लेगी जो खुद किस्मत को बदल सकेगी। तुम यहाँ से तब तक नहीं बाहर निकल सकती जब तक तुम उस पावर को अवेकन न कर लो। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, मेरे अंदर कोई भी ऐसी पावर नहीं है। प्लीज मुझे बाहर जाने दीजिए क्वीन। नहीं वेनेसा, अब दोबारा कभी मुझसे ये मत कहना, ये मेरा ऑर्डर है। इस चीज को जितना जल्दी तुम मान लोगी वेनेसा, उतना ज्यादा खुश रहोगी। यही तुम्हारी किस्मत है वेनेसा, इस केज में रहना जब तक तुम अपनी पावर को अवेकन नहीं कर लेती। एंड फिर क्वीन वहाँ से चली जाती है एंड वेनेसा इसी केज के अंदर 17 सालों तक रहती है। उसने आज तक बाहर की दुनिया देखी नहीं होती एंड वेनेसा ने अपनी किस्मत को मान लिया होता है और उसने ये मान लिया होता है कि वो कुछ भी करके इस केज से बाहर निकल ही नहीं सकती। लेकिन तभी एक दिन अचानक से वेनेसा को कुछ विचेस के चिल्लाने की आवाज आती है। भागो, एक आदमी, ये आदमी कहाँ से आया? भागो, जल्दी भागो। एंड तभी अचानक से वेनेसा जिस कैसल में बंद थी वो कैसल पूरा टूट जाता है एंड वेनेसा के सामने खड़े होते हैं हमारे कैप्टन यामी। एंड जिंदगी में पहली बार वेनेसा क्वीन के अलावा किसी दूसरे इंसान को देखती है। क्या यार, रास्ता भूल गया हूँ मैंने तो बस बाहर जाने का रास्ता ही पूछा था। ये सारी लड़कियां मेरे जान के पीछे क्यों पड़ गयी? खास करके वो बुढ़िया, मुझे दोबारा उससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्या ये आदमी क्वीन से लड़के जिंदा बच गया? लेकिन कैसे? हाँ, ओए लड़की, बाहर जाने का रास्ता बता सकती हो क्या तुम मुझे? मैं क्वीन के अलावा किसी और से बात नहीं कर सकती। लेकिन तुम तो अभी मुझसे बात कर रही हो। वैसे तुम इस केज में क्या कर रही हो? क्वीन ने मुझे इस केज में बंद करके रखा है। मैं यहाँ से तब तक बाहर नहीं निकल सकती जब तक मैं अपनी स्पेशल पावर अनलॉक न कर लूँ। तुम्हारी क्वीन तो सच में एक चुड़ैल है। चलो कोई बात नहीं, आज तुम थोड़ी सी लकी हो गई, तुम्हारी फ्रीडम तुम्हारे सामने है। चलो मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं आ सकती, मेरी किस्मत में यहीं पे रहना है। किस्मत, वो तो बड़ी कमीनी चीज होती है। मैं तो वो करता हूँ जो मेरा मन करता है, चाहे उसके लिए मुझे मेरी किस्मत को ही क्यों ना बदलना पड़े। ठीक है लड़की, तुम यहीं पे अपनी पूरी जिंदगी रहो। तुमने अपने बाहर की खूबसूरत दुनिया को देखने का मौका मिस कर दिया। एंड फिर यामी सर वहाँ से जाने लगते हैं। आखिर मैं क्या करूँ? एंड वेनेसा के दिमाग में बस कैप्टन यामी की ही बात गुजरी होती है। मैं तो वो करता हूँ जो मेरा मन करता है, चाहे उसके लिए मुझे मेरी किस्मत को ही क्यों ना बदलना पड़े। एंड वेनेसा समझ जाती है कि उसको क्या करना है। वो समझ जाती है भगवान ने उसे एक मौका दिया है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। एंड वेनेसा मन में पूरी हिम्मत भर के एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लेती है। एंड वो उस कैसल से कैप्टन यामी के साथ भाग जाती है। एंड ये डिसीजन वेनेसा की लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। वेनेसा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मेरे ऑर्डर को ना मानने की? मैं अब वापस आ गई हूँ क्वीन, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ यहाँ रहने के लिए, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा बस एक काम करना होगा। तुम्हें तो शायद ये पता होगा वेनेसा कि क्वीन कुछ भी बदले में नहीं करती, वो करती है जो उसका मन करता है। एंड क्वीन वेनेसा के ऊपर अटैक कर देती है। इधर हम इन सबको देखते हैं जो विचेस फॉरेस्ट के पास आगे होते हैं। वो रहा विचेस फॉरेस्ट। जैसे ही हम उसके अंदर जाएंगे क्वीन को हमारे बारे में पता लग जाएगा एंड फिर क्वीन के गोलम हम एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह बना देंगे। तो हम क्या करें? भूल गए क्या? तुम लोगों के साथ महान विच डोमिना भी है। ये रहे 2 इनविजिबल क्लॉक जिससे हमारी प्रेजेंस पूरी तरह से छुप जाएगी और क्वीन को हमारे बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन कुछ भी हो जाए इसको अपने ऊपर से हटने मत देना। एंड ये सारे डोमिना का इनविजिबल क्लॉक पहन के विचेस फॉरेस्ट के अंदर घुस जाते हैं। वाह, यहाँ कितनी सुंदर लड़कियां हैं। थोड़ा सा पीछे हुई फिनरल सेनपाई, मुझे कुछ गड़ रहा है। वो रहे गोलम, उनके साइज पे मत जाना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। कुछ भी हो जाए अपने क्लॉक को संभाल के रखना। लेकिन तुम लोग तो जानते ही होगे आस्था भाई की किस्मत कितनी खराब होती है। एंड इन बेचारों का क्लॉक एक पेड़ में फंस के निकल जाता है। हेलो प्यारे गोलम।
भागो। एंड सारे गोलम मिलकर इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये लोग भागने के चक्कर में इनका भी क्लॉक हटवा देते हैं। इस पागल आदमी को मैं मार डालूंगी। एंड ये लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। घुसपैठिए, वो भी 3 आदमी। हाँ, पूरा क्वीन का पैलेस, हमारे लिए अंदर जाने का रास्ता भी है। एंड ये सारे लोग क्वीन के पैलेस में किसी तरह घुस जाते हैं, जहाँ पे आस्था देखता है कि क्वीन ने वेनेसा के मुंह पर पैर रखा होता है। ओए बुढ़िया, पैर हटाओ वेनेसा सेनपाई के ऊपर से। एंड आस्था क्वीन की तरफ कूद जाता है। तुम तो बहुत बदतमीज हो लड़के। एंड क्वीन एक ही बार में आस्था को अपने मैजिक से पकड़ लेती है। ओह, तो तुम वही लड़के हो जिसके हाथों को ठीक कराने के बदले में वेनेसा यहाँ अपनी पूरी जिंदगी के लिए मेरी बंदी बनने आ गई है क्या? एंड तभी मैरिल भी क्वीन के ऊपर अटैक करती है। एंड तभी फांजल अपने मैजिक से आस्था को छुड़ा लेता है। एंड ये सारे लोग क्वीन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम सब कितने बेवकूफ हो। रुको, मैं तुम लोगों को तुम्हारा भविष्य दिखाती हूँ अगर तुम लोगों ने मुझसे लड़ाई की। एंड हम इसके फ्यूचर बॉल में इन सारे लोगों को मरा हुआ देखते हैं। आओ फिर करो मुझ पर अटैक। लेकिन तभी अचानक से क्वीन को एहसास होता है कि कोई और भी उसके विचेस फॉरेस्ट के अंदर घुस आया है। ओह, तो तुम लोग आ गए। आई ऑफ द डार्क सन। एंड हम आई ऑफ द डार्क सन के ढेर सारे मेंबर्स और फाना को देखते हैं जो क्वीन के ऊपर अटैक करके यहाँ वाले मैजिक स्टोन को लेने आए होते हैं। एंड फाना अपने फायर स्पिरिट ड्रैगन के ऊपर उड़ रही होती है। फाना मैम, मुझे पता चला है कि जिस लड़के ने बेटो को मारा था वो भी यहीं पर है। ठीक है, आज मैं उसको भी जान से मार डालूंगी। एंड फाना विचेस फॉरेस्ट पर अटैक कर देती है। इस लड़की के पास फायर स्पिरिट ड्रैगन है, इसे हराने में मुझे थोड़ी दिक्कत होगी। एंड तो भी हम देखते हैं डायमंड किंगडम वाले भी यहाँ आगे होते हैं। हम मार्स और लाड्रोस को देखते हैं। मार्स तो तुम लोगों को याद होगा, लेकिन मार्स की तरह ये लाड्रोस भी बहुत स्ट्रांग होता है। वाह, हमारा प्लान कितना कमाल है। जब आई ऑफ द डार्क सन वाले क्वीन को हरा के वो मैजिक स्टोन ले जाएंगे, तब हम लोग सारे लोगों को मार के क्वीन को अपने साथ डायमंड किंगडम ले चलेंगे। आज तो मुझे बहुत सारे लोगों को जान से मारने का मौका मिलेगा। ओह, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन लोगों को एक भी इनोसेंट लड़की को यहाँ मारने नहीं दूंगा। मैं अकेले इन सबको हरा डालूंगा। और अपने हाथों के बिना तुम ऐसा करोगे कैसे आस्था? ओह, मैं तो भूल गया, मेरे हाथ ही नहीं है। एंड तभी वेनेसा भी होश में आ जाती है। आस्था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप क्या करने वाली थी? आप मेरे लिए खुद की फ्रीडम को सैक्रिफाइस करके इस क्वीन की जिंदगी भर के लिए बंदी बनने आ गई थी। पागल हो गया? मैं तो तुम्हें ठीक करवा के यहाँ से भाग जाती। वेनेसा सेनपाई, क्वीन आपके पीछे खड़ी है। ओह, सुनो क्वीन, मेरे हाथों को ठीक कर दो, बदले में मैं इन सबको हरा के तुम्हारे फॉरेस्ट को बचा लूंगा। एंड क्वीन सोचती है, वैसे तो मैं इन सबको अकेले ही हरा सकती हूँ, लेकिन ये एक अच्छा मौका है इस लड़के की एंटी मैजिक को देखने का। ठीक है लड़के, जाओ, लग जाओ अपने काम पे। एंड क्वीन एक ही बार में आस्था के दोनों हाथों को अपने मैजिक से हील कर देती है। वो मेरे दोनों हाथ ठीक हो गए। शाबाश शाबाश, बल्ले बल्ले। उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं? एंड ये तीनों भी आस्था को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। फिर ये सारे लोग तैयार हो जाते हैं डायमंड किंगडम और आई ऑफ द डार्क सन वालों से एक साथ लड़ने के लिए। आस्था, मैं, डोमिनो और मारिल डायमंड किंगडम वालों के पास जा रहे हैं। तुम जाके इस फानो को संभालो, क्योंकि हम लोग इससे नहीं लड़ सकते। ठीक है अंकल, लेकिन पहले कुछ कपड़ा पहन लीजिए। एंड इधर हम देखते हैं आई ऑफ द डार्क सन वाले विचेस फॉरेस्ट की बहुत सारी लड़कियों को बंदी बना लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आस्था आके इसको बचा लेता है। तुम ठीक तो ना लड़की? इस गंदे से लड़के ने मुझे टच किया। अरे बड़ी बदतमीज लड़कियां यहाँ पे। एंड फिर आस्था, वेनेस और फिनरल अकेले आई ऑफ द डार्क सन के सारे मेंबर्स को हरा देते हैं, लेकिन तभी फाना के ऊपर अटैक कर देती है, जिसको आस्था डिफ्लेक्ट करके वापस फाना के ऊपर भेज देता है। इधर हम देखते हैं फांजल और ये दोनों अकेले पूरे डायमंड किंगडम की आर्मी से अकेले लड़ने लगते हैं। एंड फांजल अकेले पूरी डायमंड किंगडम की आर्मी पे भारी पड़ रहा होता है। अरे कौन है ये आदमी? इनको नहीं पहचान रहे तुम लोग? ये मेरे और मार्स के टीचर, डायमंड किंगडम के एक टाइम के स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल फांजल क्रूगर हैं, जो डायमंड किंगडम को धोखा देके भाग गए थे। सही पहचाना तुमने लाड्रोस, इसीलिए अपने टीचर की बात मानो और वापस लौट जाओ। वो तो मैं नहीं कर सकता टीचर, और वैसे भी मुझे बहुत टाइम बाद मौका मिला इतने सारे लोगों को जान से मारने का, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। ठीक है फिर लाड्रोस, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे अपने खुद के स्टूडेंट को खत्म करना होगा। एंड फांजल लाड्रोस के ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज कर देता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे मत मारिए टीचर। मजाक कर रहा हूँ। एंड फांजल एकदम शॉक्ड रह जाता है कि उसके स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का लाड्रोस के ऊपर कुछ असर ही नहीं होता। सॉरी टीचर, लेकिन शायद मैंने आपको बताया नहीं, मेरे ऊपर मैजिक अटैक काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं अपनी बॉडी से सारे मैजिकल अटैक्स को अब्सॉर्ब कर सकता हूँ और कभी भी उन्हें वापस भेज सकता हूँ। ये कैसी मैजिक पावर है? वैसे टीचर, वो नीचे आपकी वाइफ डोमिना है ना, देखते हैं आप उन्हें बचा पाते हो कि नहीं। मैजिक लेजर्स। एंड फांजल तुरंत ही अपनी वाइफ की तरफ भागता है एंड किसी तरह अपनी वाइफ डोमिना को बचा लेता है, लेकिन खुद बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है लाड्रोस के अटैक से। बहुत अच्छे टीचर, आपने अपनी वाइफ को बचा लिया, लेकिन अब आप कैसे बचाओगे? लाड्रोस डोमिना को खत्म करने वाला होता है। डोमिना, लेकिन तभी मार्स डोमिना को बचा लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो मार्स? हमारा काम क्वीन को पकड़ना है, इन लोगों को मारना नहीं। लेकिन मार्स, तुम तो जानते होगे टीचर ने डायमंड किंगडम को धोखा दिया था, ये एक ट्रेटर है और हम लोगों का तो काम है इन्हें मारना। तब भी तुम इनको बचाना चाहते हो और खुद एक ट्रेटर बनना चाहते हो। हाँ फाइनली
मुझे मौका मिल ही गया तुम्हें मारने का। मैं हमेशा से तुम्हें मारना चाहता था। एंड लॉर्ड रोज फिर मार्स और इन सबके ऊपर अटैक कर देता है एंड ये चारों किसी तरह मार्स से बच के भागते हैं। अब हम क्या करें मार्स? हम लोग लॉर्ड रोज को कुछ भी करके नहीं हरा सकते। वो सारे मैजिकल अटैक्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और जितना मैजिक को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। लेकिन हाँ, लॉर्ड रोज को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? एंटी मैजिक। एंटी मैजिक? हमें इसको तुरंत ही आस्था के पास लेके जाना होगा। आस्था? वो यहीं पे है क्या? हाँ, मेरे पीछे आओ। एंड फिर ये लोग लॉर्ड रोज को अपने पीछे पीछे लेके आस्था के पास जाने लगते हैं। एंड इधर हम फाना को देखते हैं जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गई होती है एंड इसके आसपास इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि इनका कोई भी अटैक इसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा होता। एंड अगर आस्था इसके ज्यादा पास गया तो वो तुरंत ही भस्म हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? इसे हराने का कोई तरीका ही नहीं है क्योंकि हम लोग तो इसके आस पास भी नहीं जा सकते। एंड फाना को अभी सिर्फ अपना पास्ट याद आ रहा होता है जब इंसानों ने लाइट और इन सबको धोखा दिया था। एंड हम तो फर्स्ट विजिट किंग की भी झलक को देखते हैं। तुम इंसानों को मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे पहले बताओ तो हम लोगों ने किया क्या है पागल लड़की? एंड फाना इन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगती है एंड ये सारे के सारे लोग मारे जाते हैं अगर सही टाइम पे नोएल वहाँ पे ना आई होती। लेकिन इसका ड्रैगन इतना ज्यादा गर्म होता है कि नोएल के वाटर बैरियर का तुरंत ही पूरा पानी भाप बन जाता है एंड ये सारे लोग किसी तरह अपनी जान बचा के भागते हैं। लेकिन तभी आस्था नोएल से बोलता है, नोएल अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करो, अभी तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है गधे। एंड फिर नोएल फाना के ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक वाटर ड्रैगन गॉड का यूज करती है जो खुद ही जाके फाना के फायर स्पिरिट को पकड़ लेता है एंड थोड़ी देर के लिए सही लेकिन फाना का ड्रैगन थोड़ा ठंडा और कमजोर हो जाता है। अभी आस्था एंड फिनरल ऑफ वेनेसा आस्था को हवा में लॉन्च कर देते हैं जैसे इन्होंने वेटो के टाइम पे किया था एंड आस्था फाना के फायर स्पिरिट ड्रैगन के आर पार अपनी तलवार लेके निकल जाता है एंड फाना नीचे आकर गिर जाती है। हमने तुम्हें पूरी तरह से घेर लिया है फाना। लेकिन तभी इसका ड्रैगन आस्था के ऊपर अटैक करने वाला होता है। आस्था, फैंजल अंकल आप इस मार्स के साथ क्या कर रहे हो? ये हमारा दुश्मन है, जल्दी इस लड़की के अटैक को हमारी तरफ डिफ्लेक्ट करो। एंड आस्था फाना के अटैक को इन लोगों की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है एंड फांजल इनके अटैक को लाड्रोस के ऊपर मार देता है जो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक अटैक को अचानक से झेल नहीं पाता और दूर जाकर गिर जाता है। अरे फांजल अंकल आप हमारे दुश्मन के साथ क्या कर रहे हो? ये हमारा दुश्मन नहीं है आस्था। खैर हमें इस लड़की का क्या करना है? एंड तभी मार्स फाना को देखता है एंड एकदम शॉक्ड रह जाता है। और अगर तुम लोगों को मार्स की बैक स्टोरी याद होगी तो तुम लोगों को याद होगा कि अपने आखिरी टेस्ट में मार्स ने हिनाटा को मार दिया था जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन असलियत में ये फाना कोई और नहीं बल्कि हिनाटा ही होती है। हिनाटा! एंड फाना को भी अचानक से उसका असली नाम सुन के थोड़ा सा अजीब सा लगता है एंड उसको अपने पास की थोड़ी सी झलक दिखती है। हिनाटा पहचानो मुझे, मैं मार्स हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानती। एंड फाना मार्स के ऊपर अटैक करने लगती है लेकिन मार्स इसका अटैक को डॉज नहीं कर रहा होता। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने हिनाटा को धोखा दिया था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हिनाटा मुझे जान से मार भी दे। तभी आस्था मार्स को एक जोर का तमाचा मार देता है। पागल हो गया तुम? अगर तुम हिनाटा से प्यार करते हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी उसे बचाने की, ना तो खुद मरने की। एंड मार्स समझ जाता है कि आस्था सही कह रहा है। तुम सही कह रहे हो आस्था। हिनाटा मुझे पहचानो, दूर रहो मुझसे। एंड ये दोनों किसी तरह फाना की तरफ बढ़ने लगते हैं एंड दोनों गर्मी के मारे जलने लगते हैं। लेकिन तभी मार्स अपना फायर हीलिंग मैजिक यूज करता है एंड ये दोनों ठीक हो जाते हैं। एंड तभी आस्था अपनी स्वॉर्ड से हिनाटा के फायर स्पिरिट ड्रैगन को खत्म कर देता है एंड तभी मार्स जाके हिनाटा को गले लगा लेता है। प्लीज मुझे माफ कर दो हिनाटा, मुझे याद करो हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम दोनों साथ में पूरी दुनिया देखेंगे। एंड तभी हिनाटा जोर से चिल्लाने लगती है एंड तभी हिनाटा की थर्ड आई गायब हो जाती है एंड तभी हिनाटा होश में आ जाती है एंड उसको अपनी सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं। अरे मार्स तुम इतने बड़े कैसे हो गए? जिसको सुनते ही मार्स रोने लगता है एंड ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। एंड असलियत में जब हिनाटा को मार्स ने मार दिया था और वो वहाँ से चला गया था तब हिनाटा मरी नहीं थी। तभी वहाँ पर लाइट आ गया था जिसने हिनाटा को हील करके उसको फाना की मेमोरीज दे दी थी एंड उसके साथ ही हिनाटा को एक फायर स्पिरिट ड्रैगन भी दे दिया था। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ मार्स, हिनाटा। एंड ये सारे के सारे लोग बहुत खुश होते हैं लेकिन तभी अचानक से इन लोगों के ऊपर बहुत सारे लेजर अटैक्स आ जाते हैं। बचो सब! एंड उन लेजर अटैक से ये सारे के सारे लोग बहुत इंजर्ड हो जाते हैं एंड मार्स भी हिनाटा को बचाने के चक्कर में बहुत इंजर्ड हो जाता है। एंड असलियत में लाड्रोस अभी तक मरा नहीं होता। वो इन सब के पास आके दोबारा से इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन आस्था इन सबको किसी तरह बचा लेता है एंड लाड्रोस के ऊपर अपनी स्वॉर्ड फेंक देता है जो सीधे जाके लाड्रोस के सीने के अंदर घुस जाती है। ये क्या? मैं इसके मैजिक को अब्सॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा? इसकी स्वॉर्ड तो उल्टा मेरा मैजिक अब्सॉर्ब कर रही है। एंड क्योंकि आस्था की स्वॉर्ड ने उसका सारा मैजिक अब्सॉर्ब कर लिया होता है इसलिए लाड्रोस नीचे आकर गिर जाता है। अरे नहीं, शायद ये वही एंटी मैजिक वाला लड़का है जिससे मुझे दूर रहने के लिए कहा गया है। चुपचाप सरेंडर कर दो तुम्हारा जो भी
नाम है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, मुझे मैजिक चाहिए, ढेर सारा मैजिक। अरे हाँ, एंड तभी लाड्रोस जाके फाना को पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मुझे वो फायर स्पिरिट चाहिए जो तुम्हारे अंदर है। अब जल्दी अपने फायर स्पिरिट का यूज करो, वरना मैं तुम्हारे प्यारे मार्स को मार डालूंगा। एंड लाड्रोस मार्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे बचाने के लिए हिनाटा अपने फायर स्पिरिट का यूज कर देती है। एंड क्योंकि पहले से ही हिनाटा का फायर स्पिरिट कमजोर हो गया था, इसीलिए लाड्रोस पूरे के पूरे फायर स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड बन जाता है एक डेमी गॉड। एंड जब एक ह्यूमन किसी स्पिरिट के साथ पूरी तरह से मर्ज हो जाता है, तो वो खुद एक डेमी गॉड बन जाता है, जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती है। एंड ये लोग एक कैप्टन के लेवल से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। आस्था इसकी तरफ भागता है, लेकिन तभी लाड्रोस से कितना स्ट्रांग और फास्ट अटैक यूज करता है, जिसको आस्था अपनी की तक से डॉज नहीं कर पाता है। एंड लाड्रोस का अटैक आस्था के दिल के आर पार निकल जाता है एंड आस्था बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फाइनली मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ कि अब पूरे डायमंड किंगडम पे अकेले कब्जा कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हें पूरे डायमंड किंगडम पे अकेले कब्जा कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हें मारूंगा। एंड लाड्रोस आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है एंड आस्था जमीन पर गिर जाता है। एंड अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो आस्था मारा जाएगा। एंड तभी इधर हम क्वीन को देखते हैं। हाँ, मानना पड़ेगा ये लड़का इतना भी ज्यादा वीक नहीं है, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि तुम अपना असली चेहरा सबको दिखाओ। एंड फिर क्वीन एक अजीब सी मैजिकल स्पेल यूज करती है एंड हम देखते हैं आस्था बेहोश हो जाता है। एंड आस्था अब जब होश में आता है तो वो एक अजीब सी जगह पर होता है। ये मैं कहा हूँ। एंड तभी हम देखते हैं आस्था के पीछे एक बहुत ही बड़ा और भयानक डीमन खड़ा होता है। कौन हो तुम मुझे नहीं पहचान रहे? मैं वो हूँ जो तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब रहता है, जो तुम्हें सबसे अच्छी तरह से जानता है। एंड तुम लोगों को याद होगा कि आस्था की 5 लीफ ग्रिम वॉर के अंदर एक डीमन होता है एंड आस्था इस समय उसी डीमन से बात कर रहा होता है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी बॉडी। उस क्वीन के मैजिक की वजह से अब मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बॉडी को तुमसे छीन सकता हूँ। क्या? लाओ, अब मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बॉडी दो। नहीं। एंड तभी आस्था बेहोश हो जाता है एंड आस्था का डीमन आस्था की बॉडी में होश में आ जाता है। आस्था का दिल इतना तेज धड़कने लगता है कि लाड्रोस को यहाँ तक उसकी आवाज सुनाई देने लगती है। आसपास का पूरा मौसम बदल जाता है एंड आस्था के अंदर से एक अजीब सी मैजिकल पावर निकलने लगती है एंड आस्था की बॉडी में आस्था का डीमन जाग जाता है, जो आस्था के दिल को पूरी तरह से हील कर देता है। ये कैसी मैजिकल पावर है? ये मैजिकल पावर ये आस्था की नहीं है। तुमने चाहे जो भी पावर अवेकन कर लियो, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि मैं एक डेमी गॉड हूँ इस समय। एंड लाड्रोस आस्था के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आस्था तो वहाँ पर था ही नहीं। आस्था तो हजारों मीटर ऊपर हवा में होता है एंड आस्था उल्टा इसके ऊपर अटैक कर देता है। एंड आस्था अपने डीमन फॉर्म में उड़ भी सकता है भाई। लाड्रोस आस्था का पीछा करता है एंड कंटिन्यू आस्था पर अटैक करता है, लेकिन आस्था पे इसके एक भी अटैक का असर हो ही नहीं रहा होता, क्योंकि आस्था की तो पूरी बॉडी इस समय एंटी मैजिक एमिट कर रही होती है। एंड आस्था इस समय इतना ज्यादा फास्ट होता है कि नॉर्मल आइज उसको देख ही नहीं सकती थी। ये क्या हो रहा है? ये लड़का मुझसे भी ज्यादा फास्ट कैसे है? मैं तो एक डेमी गॉड हूँ। एंड तभी आस्था लाड्रोस को पकड़ लेता है, नीचे जमीन पर फेंक देता है एंड लाड्रोस किसी तरह बचता है। ये क्या हो रहा है? लेकिन तभी लाड्रोस देखता है आस्था इसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ रहा होता है। लाड्रोस समझ जाता है कि नहीं, ये कोई मामूली लड़का नहीं है इस समय, ये अभी कोई और ही है, कोई बहुत ज्यादा खतरनाक। लाड्रोस अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक इसके ऊपर यूज करता है, लेकिन आस्था तो वहाँ था ही नहीं। आस्था तो लाड्रोस के ठीक ऊपर होता है। ये दोबारा से अपना अटैक यूज करता है, लेकिन आस्था के ऊपर इसकी फायर अटैक्स का कुछ असर ही नहीं हो रहा होता। एंड आस्था इसके पीछे पीछे आने लगता है एंड अब भाई लाड्रोस कुत्तों की तरह भागता है, जितना तेज वो भाग सकता था। लेकिन आस्था के डीमन लाड्रोस को कहाँ छोड़ने वाला था। लाड्रोस डर के मारे जोर से चिल्लाता है, दूर रहो मुझसे। आखिर कैसे? तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो? मैं तो एक डेमी गॉड हूँ। हाँ, सही कहा तुमने बेवकूफ आदमी, तुम एक डेमी गॉड हो और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हें जो अभी खत्म करने वाला है वो खुद एक डीमन है, जिसको खुद गॉड के अलावा कोई मार ही नहीं सकता। नहीं। एंड आस्था अपनी तलवार को लाड्रोस के आर पार निकाल देता है एंड लाड्रोस के अंदर के फायर स्पिरिट को जान से मार देता है एंड लाड्रोस नीचे आकर गिरने लगता है एंड आस्था के डीमन ने एक तरफा एक डेमी गॉड को हरा दिया होता है भाई। मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो आस्था कितना ज्यादा स्ट्रांग है इस समय। एंड तभी आस्था का डीमन लाड्रोस की तरफ आगे बढ़ता है उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए। नहीं, आखिर कौन है ये मेरा आस्था नहीं है। ठीक है, मैं तैयार हूँ मरने के लिए। लेकिन तभी आस्था होश में आ जाता है। अरे तुम अपने आप कैसे हार गए? इसको सुन के लाड्रोस पागल हो जाता है एंड जोर जोर से हंसने लगता है। एंड यहाँ पे हमारा पार्ट 14 खत्म हो जाता है। एंड आई नो भाई पार्ट 14
हेलो गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमिटी पे। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा था कि भाई क्वीन की मैजिक की वजह से आस्था के ग्रिम वॉर के अंदर के डीमन को आस्था की बॉडी का कंट्रोल मिल जाता है। एंड भाई आस्था के अंदर का डीमन इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो एक तरफा इस डेमीगॉड लाड्रोस को हरा देता है। लेकिन जब वो हार जाता है तब आस्था दोबारा से होश में आ जाता है एंड वो लाड्रोस से कहता है, अरे तुम अपने आप कैसे हार गए? जिसको सुन के लाड्रोस पागल हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है कि भाई अभी इसने मेरे को ढोलक की तरह बजाया फिर भूल भी गया। लेकिन तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है। ओ क्वीन, देखो मैंने अपना वादा पूरा किया, तुमने मेरे हाथ ठीक किए, जिसके बदले मैंने इन सबको हरा के तुम्हारे फॉरेस्ट को बचा लिया। अब हमारा हिसाब बराबर। लेकिन हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट और है, क्या तुम हम सबको फिर से एक बार हील कर सकती हो? वैसे तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मानना पड़ेगा कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। एंड तभी क्वीन एक अजीब सी मैजिक स्पेल यूज करती है एंड आस्था के अलावा इन सारे लोगों को अपने ब्लड क्रॉस मैजिक से पकड़ लेती है, जिससे ये सारे लोग कुछ भी करके नहीं छूट सकते थे। ये तुम क्या करियो क्वीन? एंड तभी अचानक से आस्था की पूरी बॉडी बहुत ही ज्यादा दर्द करने लगती है एंड अब जाके क्वीन अपनी मैजिकल पावर दिखाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी और खतरनाक होती है। मुझे पता था कि तुम्हारा एंटी मैजिक डीमन स्ट्रांग होगा, लेकिन इतना स्ट्रांग ये नहीं पता था। इसीलिए आज से तुम अपनी पूरी जिंदगी के लिए मेरे नौकर बन के रहोगे। एंड क्वीन आस्था के ऊपर अपना ब्लड पपेट मैजिक यूज करती है एंड आस्था और उसके डीमन को अपना पपेट बना लेती है, जिसकी वजह से आस्था को क्वीन अब अपनी मर्जी से यूज कर पाएगी। अरे नहीं, तो ये क्वीन का स्टार्टिंग से प्लान था, आस्था के एंटी मैजिक को खुद का बनाना। मैं भले ही उस एंटी मैजिक स्वॉर्ड को यूज नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारे जरिए उस एंटी मैजिक स्वॉर्ड का यूज करूंगी। एंड आस्था बेहोश हो गया होता है एंड क्वीन के पूरे कंट्रोल में आ गया होता है। छोड़ दो उसे प्लीज। अरे नहीं, जाओ मेरे पपेट, इन सबको जान से मार डालो, और सबसे पहले उस लड़की को। एंड आस्था नोएल की तरफ अपनी स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ने लगता है। नहीं आस्था, आस्था। एंड आस्था नोएल के ऊपर अपनी स्वॉर्ड चला देता है, लेकिन आस्था की स्वॉर्ड बीच में ही रुक जाती है, क्योंकि आस्था के अंदर की विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि आस्था भले ही बेहोश होता है, लेकिन फिर भी वो नोएल को हर्ट नहीं करना चाहता था। वाह, तुम्हारी विल पावर तो सच में बहुत स्ट्रांग है। तुम मेरे मैजिक से बेहोश होने के बावजूद भी अपनी बॉडी को किसी तरह कंट्रोल कर पा रहे हो, लेकिन तुम्हारी विल पावर मेरे मैजिक पावर के सामने कुछ भी नहीं। एंड आस्था फिर से नोएल को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। प्लीज रुक जाओ क्वीन, इन सबको छोड़ दो। मैं कसम खाती हूँ, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ तुम्हारी गुलाम बन के रहूंगी। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है वेनेसा। हाँ, भविष्यवाणी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी मैजिकल पावर आएगी जिससे तुम खुद किस्मत को बदल सकोगी, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी तक वो मैजिकल पावर नहीं आई, और मुझे लगता है कि वो मैजिकल पावर तुम्हारे अंदर कभी भी नहीं आएगी। लेकिन अब मेरे पास ये एंटी मैजिक पपेट है, जिसका यूज कर अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकती हूँ। प्लीज रुक जाओ क्वीन, अब खत्म कर दो उस लड़की को। मेरे पपेट। एंड आस्था नोएल को अपनी स्वॉर्ड से बस खत्म करने ही वाला होता है। प्लीज रुक जाओ। एंड वेनेसा को अभी उसका पूरा पास्ट याद आने लगता है और वो सारी अच्छी मेमोरीज याद आने लगती है जो उसने ब्लैक बुल्स के साथ बिताई थी। प्लीज, मेरी फैमिली खतरे में है, अगर मेरे अंदर सच में कोई ऐसी मैजिकल पावर है तो बाहर आओ। एंड तभी वेनेसा की स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल डेस्टिनी कैट अनलॉक हो जाती है, एक ऐसी कैट जो किस्मत को बदल सकती है। एक मिनट, ये सच में वही पावर है क्या जिससे एक किस्मत को बदल सकती है? अभी पता चल जाएगा। एंड आस्था नोएल को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वेनेसा जोर से चिल्लाती है, नहीं। एंड तभी ये डेस्टिनी कैट जाके आस्था को टच कर देती है। एंड क्वीन का मैजिक तो एकदम एक्यूरेट था एंड आस्था नोएल को खत्म कर देता, ये पक्का था। लेकिन क्योंकि वेनेसा की इस डेस्टिनी कैट ने किस्मत ही बदल दी थी, तो क्वीन का निशाना पता नहीं कैसे चूक जाता है एंड नोएल अपने उस ट्रैप से आजाद हो जाती है। ये क्या, ये कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, तुम्हारी डेस्टिनी कैट मेरे एंटी मैजिक के सामने नहीं टिक सकती। एंड आस्था इस कैट को अपने एंटी मैजिक से खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी कैट पे आस्था के एंटी मैजिक का कोई असर ही नहीं होता। एंड असल में ये डेस्टिनी कैट कभी खत्म हो ही नहीं सकती और ना तो कोई कभी इसको पकड़ सकता है। ये कैसे हो सकता है? जाओ मेरे पपेट, इस दूसरे लड़के को मार डालो। एंड आस्था फिनरल की तरफ दौड़ता है एंड आस्था इसको बस खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वेनेसा फिर से जोर से चिल्लाती है, नहीं। एंड इसकी डेस्टिनी कैट फिर से आस्था को टच कर देती है एंड फिनरल तो खत्म नहीं होता, लेकिन अपने आप आस्था की स्वॉर्ड आस्था से टच हो जाती है एंड क्वीन का पपेट मैजिक आस्था के ऊपर से खत्म हो जाता है। यकीन नहीं होता, ये तो सच में वो डेस्टिनी कैट है जो इसके मालिक के हिसाब से किस्मत को बदल सकती है। बहुत अच्छे वेनेसा, तुमने फाइनली इस मैजिक को अनलॉक कर दिया, अब इस मैजिक को मुझे दे दो। एंड क्वीन अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के साथ वेनेसा की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार इसकी कैट क्वीन को टच कर देती है एंड भाई क्वीन का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक क्वीन को ही लग जाता है। मतलब तुम समझ पा रहे हो वेनेसा की डेस्टिनी कैट कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
जाता है। मतलब तुम समझ पा रहे हो वेनेसा की डेस्टिनी कैट कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड हम देखते हैं क्वीन वेनेसा के सामने अपने घुटनों पर आ जाती है एंड इसका ब्लड मैजिक पूरी तरह से खत्म हो जाता है एंड ये सारे के सारे लोग आजाद हो जाते हैं। ये नहीं हो सकता, मुझे तो इस दुनिया की कोई भी मैजिकल पावर नहीं हरा सकती। तो ये है वो डेस्टिनी कैट जो तुम चाहती थी कि मैं अनलॉक करूं क्वीन। तुम जानना चाहती हो क्वीन कि मैं तुम्हारे साथ 17 सालों तक थी, लेकिन फिर भी मैं इसको अनलॉक क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि इसको अनलॉक करने के लिए मुझे एक फैमिली की जरूरत थी जो तुम मेरी कभी भी नहीं बन पाई। एंड तभी क्वीन की आंखें खुल जाती हैं। वो समझ जाती है कि उसने अपनी खुद की बेटी के साथ कितना गलत किया होता है। उसने 17 सालों तक वेनेसा को एक केज में बंद करके रखा था एंड अगर वो वेनेसा को खुश रखती तो शायद वेनेसा बहुत पहले इस पावर को अनलॉक कर देती एंड वो क्वीन को कभी भी छोड़ के ना जाती। एंड फिर क्वीन बस खड़ी होती है एंड अपनी एक नई मैजिकल स्पेल का यूज करती है एंड इन सब के साथ पूरे के पूरे क्वीन विचेस फॉरेस्ट की सारी विचेस को एक बार में हील कर देती है एंड फिर वहाँ से जाने लगती है। क्योंकि असल में क्वीन को एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। नोएल खुशी के मारे आके वेनेसा को गले लगा लेती है एंड आस्था भाई तो फुल हील होने के बाद एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं एंड ये सारे के सारे लोग बहुत खुश होते हैं। नोएल मेरी बॉडी तो देखो, हट कर दे। उसके बाद ये सारे के सारे लोग क्वीन के पैलेस जाते हैं। क्वीन, वो आई ऑफ द डार्क सन वाले यहाँ पर क्यों आए थे? इस मैजिक स्टोन के लिए। लो, ये मेरे किसी भी काम का नहीं। एंड क्वीन ये मैजिक स्टोन आस्था को दे देती है। क्वीन, क्या तुम आई ऑफ द डार्क सन वालों के बारे में कुछ जानती हो? और ये मैजिक स्टोन क्या चीज है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये मैजिक स्टोन एल्फ ट्राइब की थी जो बहुत सालों पहले इस क्लोवर किंगडम में रहा करते थे एंड वो सारे के सारे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और कुछ तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। बाप रे, ये क्वीन कितने साल की है? लेकिन जब इंसानों और एल्व्स में लड़ाई हुई तब एल्व्स के लीडर लाइट ने एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर को अंडरवर्ल्ड से समन किया था जिसको द फर्स्ट विज़र्ड किंग ने हराया था। और हाँ आस्था, वो जो ग्रिम वॉर्ड तुम्हारे पास है वो असलियत में उस एल्व्स के लीडर लाइट की थी। क्या? इसका मतलब मैंने जो भी कहानियां सुनी थी वो सच थी एंड असल में आस्था के पास ये जो ग्रिम वॉर्ड थी ये असलियत में लाइट की थी। एंड फिनरल इस सारी इंफॉर्मेशन को नोट करने लगता है लेकिन आस्था के दिमाग के सब ऊपर से जा रहा होता है एंड फिर ये सारे के सारे लोग क्वीन के पैलेस से चले जाते हैं। मार्स, तुम सच में बिना फाना के वापस जा रहे हो? हाँ आस्था, इस क्वीन के पॉइजन को मैं किंग को दे दूंगा और उसे बताऊंगा कि यही वो अमृत है जो उसे चाहिए और फिर मैं डायमंड किंगडम को एक पीसफुल और एक अच्छा नेशन बनाऊंगा और तब मैं फाना को अपने साथ लेके वापस डायमंड किंगडम जाऊंगा। तब तक हम फाना का अच्छे से ख्याल रखेंगे मार्स, तुम चिंता मत करो। एंड तभी मार्स और फाना एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। मुझे भी चाहिए फिनरल भाई। मैंने डिसाइड किया है कि मैं भी मार्स की अब मदद करूंगा। आस्था, तुम आज से मेरे दोस्त हो, तुम्हें कभी भी मेरी मदद चाहिए हो तो बस मुझे याद करना। और तुम भी मार्स। एंड इधर हम क्वीन और वेनेसा को देखते हैं जो साथ में खड़े होते हैं लेकिन कुछ भी बात नहीं करते। लेकिन जब वेनेसा वहाँ से जाने लगती है तब क्वीन उससे कहती है, वेनेसा तुम अब फ्री हो, लेकिन हाँ ये मत भूलना कि तुम कभी भी वापस आ सकती हो क्योंकि ये तुम्हारा ही घर है। एंड वेनेसा अपनी आंखों में आंसू भर के वहाँ से चली जाती है एंड फिर ये सब के सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं एंड ये चारों वापस से अपने बेस पे लौट आते हैं। कैप्टन यामी, मैं ठीक हो गया और मैं एक मैजिक स्टोन भी लाया हूँ। हाँ, इतनी खुशी की बात में कम से कम मेरे लिए कुछ पीने के लिए तो लाते। एंड आस्था तुरंत ही कैप्टन यामी के लिए खंबे खरीदने के लिए निकल जाता है। एंड खंबे का मतलब तुम लोग शायद जानते होगे, वैसे नहीं जानना चाहिए तुम लोगों को। एंड वेनेसा जब कैप्टन यामी को देखती है तो उसे वही पल याद आता है जब कैप्टन यामी ने वेनेसा को फ्री किया था। यामी सर, थैंक यू। किस लिए? एंड तभी अचानक से आस्था ढेर सारे खंभों के साथ वापस आ जाता है। अबे रॉकेट वॉकेट है क्या तू? एंड तभी इनकी पूरी की पूरी ब्लैक बुल स्क्वाड भी वापस आ जाती है। एंड हम गॉच और गोल्डन को देखते हैं जिन्होंने लाइब्रेरी में इतना पढ़ाई किया होता है कि इनको चश्मा लग गया होता है। चार्मी और ग्रे भी वापस आ जाते हैं एंड चार्मी ने उस जंगल में कुछ अजीब सा पॉइजन मशरूम खा लिया होता है जिसकी वजह से इसके ऊपर मशरूम निकल आते हैं। हाँ, चार्मी सेंपाई डॉक्टर के पास चलो जल्दी। एंड हम लक और मैग्मा को भी देखते हैं जो आज 1000 से भी ज्यादा डायमंड किंगडम के सोल्जर से आस्था के लिए लड़के आए होते हैं। एंड इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। माफ करना आस्था, लेकिन हम लोगों को तुम्हारे हाथों का इलाज नहीं मिला। अरे उसकी जरूरत नहीं है, आप लोग देखो तो मेरे हाथ अब ठीक हो गए। जिसको सुन के ये सारे के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। एंड ये लोग जब भी खुश होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं? फुल पार्टी। एंड आस्था और ये सारे लोग फुल पार्टी करने लगते हैं एंड खूब मजे करते हैं। एंड अगले दिन से आस्था फिर से अपने कामों में लग जाता है, जैसे कपड़े धोना, यामी सर के पेट्स को खाना खिलाना जो आज भी खाने को नहीं आस्था को खाना चाहते थे, एंड सफाई करना।
जब मैं हगने आता हूँ तभी तुम बाथरूम की सफाई क्यों करने आते हो बे? सॉरी यामी सर। एंड फिर इधर हम इन तीनों को देखते हैं। तुम लोगों को शायद पता चल गया होगा, लेकिन आस्था के हाथ अब ठीक हो गए। हाँ मुझे पता चला, अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो नींद तक नहीं आ रही थी, मतलब नींद आ रही थी, बहुत नींद आ रही थी। हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था कि उसको कुछ नहीं होगा। वो इतनी आसानी से मुझे विज़र्ड किंग नहीं बनने देगा। हाँ मुझे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे आस्था कुछ जो हो। लेकिन क्लॉस सर, मैंने तो देखा था कि आप रोज रात को आस्था के लिए पूजा करते थे। क्या बोल रही हो? कुछ भी मत बको मिमोसा, ये झूठ है। इसके बाद हम देखते हैं यामी सर आके विज़र्ड किंग को वो मैजिक स्टोन दे देते हैं जो आस्था क्वीन के पास से लेके आया था। यामी, हमें पता चला है कि आई ऑफ द डार्क सन वाले हम पर फिर से जल्द ही अटैक करने वाले हैं। करने दो ने जूलियस, हम तैयार हैं। इसके बाद हम देखते हैं इन लोगों के दिन बहुत ही नॉर्मल और पीसफुल बीतने लगते हैं। यार मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ। हाँ मैं भी मैग्मा सेनपाई, पता नहीं मुझे कब कोई मिशन मिलेगा। लेकिन तब यामी सर इन लोगों के पास अजीब से कपड़े पहन के आ जाते हैं। ओए गधो, तैयार हो जाओ, आज है स्टार फेस्टिवल। हाँ यामी सर, फेस्टिवल क्या होता है? मैं तुम्हें बताता हूँ आस्था, फेस्टिवल मतलब फेस्टिवल। आपने तो कुछ भी नहीं बताया। फिर फिनरल और नोएल आस्था को स्टार फेस्टिवल के बारे में बताते हैं। स्टार फेस्टिवल एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है जो क्लोवर किंगडम में साल में एक बार होता है, जिसमें विज़र्ड किंग सारे के सारे मैजिक नाइट स्क्वाड्स को उनकी नई रैंक्स बताते हैं। ओह, हमारी स्क्वाड कौन से रैंक पे आई थी पिछले साल? एंड असल में ब्लैक बुल स्क्वाड हमेशा स्टार्टिंग से लास्ट पे ही आई है, एंड इसीलिए सबके सब ब्लैक बुल स्क्वाड की हमेशा बुराई करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये सारे के सारे लोग शाम को स्टार फेस्टिवल जाते हैं, जो की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और कमाल होता है। एंड दुनिया भर के लोग उस फेस्टिवल में आए होते हैं। ओह, मैं जा रही हूँ ढेर सारा खाने, और मैं जा रही हूँ ढेर सारा पीने। ओह, मैं किससे लड़ाई करूं? एंड आखिरी में साथ में सिर्फ नोएल और आस्था ही बचते हैं। हाँ, तुम्हारे साथ कोई है नहीं तो मैं ही तुम्हारे साथ घूम लेती हूँ आस्था। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं वहाँ पर कहोना और ब्लू आगे होते हैं। और तुम लोगों को शायद ये याद होंगे, और तुम लोगों को ये भी याद होगा कि वेटो ने कहोना का गला खराब कर दिया था और ब्लू का एक पैर काट दिया था। एंड कहोना का सपना था एक सिंगर बनने का और ब्लू का सपना था एक डांसर बनने का। लेकिन वेटो की वजह से इन लोगों का सपना अब कभी भी पूरा नहीं हो सकता था। अरे तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? एंड असल में इन लोगों को फिनरल यहाँ पर आस्था के कहने पर अपने मैजिक से लेके आया होता है। यकीन